इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है आपको यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दोनों के लिए। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से, इसके कंपोनेंट से, इसके एप्लीकेशंस, सब चीज़ें। ठीक है ना। मेंस में इसका जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है ऐसा सवाल कि इंडिया जो है वो ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए क्या स्टेप ले सकता है, अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया तो क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अभी से 20-25 मिनट बाद आप इन सब क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ने के पहले आपको दो टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि ओपन इकोनॉमी क्या होती है और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि ओपन इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है ना। वैसी इकोनॉमी जो दूसरी इकोनॉमी के साथ ट्रेड नहीं करता, कोई भी माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लियर है। मान लो भारत एक इकोनॉमी है ना। भारत को जो भी सामान चाहिए वो अगर हमारे देश में ही मिल जा रहा है तो क्या हमें बाहर से कोई सामान मंगाने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि इंडिया में ही क्रूड ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व मिल जाएं, तो क्या हम वेस्ट एशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे? क्या ज़रूरत पड़ेगी? ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे यहाँ खुद का यूरेनियम रिजर्व मिल जाए या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं हम लोग भारत में खुद ही बनाने लग जाएं, तो क्या हम चाइना से कोई माल इंपोर्ट करेंगे? नहीं। अगर कोई इकॉनमी सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है, वो किसी दूसरी इकॉनमी पर डिपेंडेंट नहीं है और उसका किसी भी कंट्री के साथ कोई ट्रेड नहीं है, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी प्योरली क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। ठीक है ना। हाँ, भले ही उसका इंपोर्ट कम हो सकता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकता है, मगर ऐसी कंट्री मिलना मुश्किल है जिसका कोई भी इंपोर्ट हो ही ना, कोई भी एक्सटर्नल ट्रेड हो ही ना। ठीक है ना। क्योंकि ट्रेड का सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि आप जिस काम में माहिर हैं आप वो काम करें। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में माहिर हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग करें और सामान को एक्सपोर्ट करें। अगर आप सर्विस में माहिर हैं तो आप सर्विस प्रोड्यूस करें और सर्विस को एक्सपोर्ट कीजिए। ठीक है। जो कंट्री मैन्युफैक्चरिंग करता है वो आपसे सर्विस इंपोर्ट कर लेगा, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते तो आप मैन्युफैक्चरिंग सामान इंपोर्ट कर लेंगे। तो होता क्या है, ट्रेड से रिसोर्स ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड होता है। समझ के बात। तो ये हुआ क्लोज्ड इकोनॉमी जिसका कोई भी एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो। क्लियर है। भारत जो है 1950 के बाद और हमारा जो इकोनॉमी क्राइसिस था उसके पहले तक नियरली क्लोज्ड इकोनॉमी था। प्योरली नहीं, नियरली, मतलब हम लोग इंपोर्ट काफ़ी कम करते थे। समझ गए बात। और हमारा रिलेशन उतना ज़्यादा नहीं था एक्सटर्नल वर्ल्ड से। एक होता है ओपन इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि उस कंट्री का ट्रेड दूसरी इकोनॉमी के साथ है। ये ओपननेस कितना है ये डिपेंड करता है उस कंट्री की पॉलिसी पर। अगर कोई कंट्री चाहे तो अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से ओपन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, दूसरी कंट्री का कोई भी आदमी इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिया में अपना सामान बेच सकता है, भारत से कोई सामान मंगा सकता है। समझ गए। उसे हम लोग कहते हैं ओपन इकोनॉमी। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। क्यों सर, ओपन का ही क्यों है? क्यों, ऐसे समझो। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं दूसरी कंट्री के सिटीजन के साथ, वहाँ के रेसिडेंट के साथ, उसको हम कहते हैं, उसको हम काउंट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। फॉर एग्जांपल, एक बात समझो, भारत ने कोई सामान एक्सपोर्ट किया दूसरी कंट्री को, हमने कोई सामान एक्सपोर्ट किया
दूसरी कंट्री को, यहाँ से हमने गुड्स एक्सपोर्ट किया, बदले में वो हमें पेमेंट देंगे, ठीक है ना। तो डॉलर हमारी कंट्री में आएगा, है ना। हमने बाहर से क्रूड ऑयल मंगाया तो हम उसके लिए पेमेंट करेंगे, है ना। तो कुछ पेमेंट हमारे यहाँ से बाहर जाएगा, कुछ पेमेंट हमारे देश में आएगा, ठीक है। किसी देश के रेसिडेंट, याद रखना रेसिडेंट जो इस देश में रह रहे हैं, रेसिडेंट दूसरे कंट्री के रेसिडेंट के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करता होगा वो सब हम नोट करेंगे। क्लियर है। भारत के रेसिडेंट, अब भारत में कोई यूएस का नागरिक रह रहा है उसका भी काउंट करेंगे, भले ही चाइना का ही क्यों ना हो उसका भी ट्रांजैक्शन काउंट करेंगे। क्लियर बात है। हमारी इकोनॉमी में कोई भी रेसिडेंट रह रहा हो वो बाहरी इकोनॉमी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। चाहे आप कोई सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, चाहे आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो कि टॉम क्रूज इंडिया में आया, ठीक है, टॉम क्रूज इंडिया में आए और उनको मिशन इम्पॉसिबल का अगला मूवी बनाना है, उनको पैसे की कमी पड़ गई। अभी वो भारत में रह रहे हैं, ध्यान सुनना, अभी वो भारत में रह रहे हैं, वो यहाँ पर रेसिडेंट हैं। अगर वो अमेरिका के किसी बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो उनका पैसा इंडिया में आएगा, डॉलर इंडिया में आएगा, ठीक है ना। तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि टॉम क्रूज अभी इंडिया में रह रहे हैं, मूवी बनाने के लिए ही सही रह रहे हैं, और वो पैसा भारत में मंगा रहे हैं। समझ गए बात? क्लियर है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि किसी भी कंट्री का रेसिडेंट दूसरी कंट्री के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करता हो उन सबको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं। इसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि इन ट्रांजैक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इस तरह की चीज़ें। तो क्रेडिट और डेब्ट दोनों हम लिखते हैं, कितना हमें पैसा आया, कितना पैसा हमने पे किया। वो भी करेंट अकाउंट में हमने कितना पैसा पाया और पे किया, कैपिटल में हमने कितना पैसा पाया और पे किया। तो देख रहे हो पूरा सिस्टम बना हुआ है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। 1,000 रुपये हमने पाया, 1,000 रुपये हमने पे किया। क्लियर है। इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट हैं, पहला है करेंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, ये करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जनरली करेंट अकाउंट में हम वो ट्रांजैक्शन नापते हैं, लिखते हैं जिससे कोई लायबिलिटी पैदा नहीं होती, जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, ध्यान सुनना। करते क्या हैं हम लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो दो अकाउंट है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो करेंट अकाउंट में हम लोग वो ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो कोई लायबिलिटी पैदा नहीं करती। ठीक है, कोई एसेट क्रिएट नहीं होता। तब सर कैपिटल में क्या लिखते हैं? कैपिटल में हम वो ट्रांजैक्शन लिखते हैं जिससे लायबिलिटी पैदा होती है या फिर कोई एसेट क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भारत सरकार ने विदेश में कोई बॉन्ड इशू करके पैसा जुगाड़ा, तो पैसा विदेश से भारत में आ रहा है, मगर वो पैसा फ्री का तो नहीं है ना, वो लोन के रूप में आ रहा है, वो बोरोइंग है। तो बोरोइंग क्या है? लायबिलिटी है। मान लो कि हमारे भारत के किसी बैंक ने दूसरी कंट्री के किसी नागरिक को चाहे इंस्टीट्यूशन को लोन दिया, तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है। हमने जो लोन दिया
वो पैसा बाहर जा रहा है, उस पैसे पर मेरे को ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो मेरा एक एसेट है ना। वो जो लोन मैंने दिया वो तो एक तरह से एसेट हो गया। क्लियर है? मान लो कि मैंने अमेरिका की एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीदे, एप्पल के शेयर खरीदे, तो मैंने क्या किया? मैंने इन्वेस्टमेंट किया। ये मेरे लिए एक एसेट है। क्यों मालिक, क्यों एसेट है? क्योंकि मैंने जो एप्पल का और माइक्रोसॉफ्ट का शेयर खरीदा तो वो शेयर मेरे को कैपिटल गेन ला के देगा, मेरा पैसा अप्रिशिएट करेगा, डिविडेंड भी ला के देगा, है ना। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग लायबिलिटी वाला और एसेट वाला ट्रांजैक्शन लिखते हैं। करेंट अकाउंट में वैसा ट्रांजैक्शन लिखते हैं जिसमें कोई लायबिलिटी पैदा ना हो रहा हो, कोई एसेट नहीं बन रहा हो। फॉर एग्जांपल, मान लो कि भारत में मैंने कोई खिलौना बनाया और मैंने उसको बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो किसी विदेशी ग्राहक ने मेरा खिलौना खरीदा, मेरे को पेमेंट किया, ठीक है ना। तो क्या इससे कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं। उसने सामान लिया, पैसा दिया, काम खत्म। समझ के बात? तो करेंट अकाउंट में सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों लिखते हैं। क्लियर है? मान लो कि बिल गेट्स ने $500 मिलियन इंडिया को डोनेट कर दिया। क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, गिफ्ट दे दिया। क्लियर है? तो वो जो पैसे आएंगे, क्या वो पैसा कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है? क्या मेरे को वो पैसा लौटाना पड़ेगा? नहीं ना, वो तो गिफ्ट है। वो ना लायबिलिटी पैदा करेगा ना एसेट पैदा करेगा, तो उसको हम करेंट अकाउंट में लिखेंगे। क्लियर है बात? ठीक है ना। तो करेंट अकाउंट में यूनिलैटरल ट्रांसफर, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये सब चीजें हम लोग करेंट अकाउंट में लिखते हैं। तो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि करेंट अकाउंट क्या होता है, उसमें क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, उसमें क्या लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना। अब तुम जो रियल बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो तुम देखो। यहां पर आप देख रहे हैं कि ट्रेड जो सामान में हुआ है, ट्रेड जो सर्विस में हुआ है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर आपको जो ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, आपको जो ब्याज मिला, क्या उससे कोई लायबिलिटी पैदा हो रहा है? नहीं ना। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कैपिटल था, वो कैपिटल वाले में आएगा। ध्यान सुनना, आपने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो कैपिटल है। आपने जो लोन दिया है वो 10 लाख रुपए पर जो ब्याज मिलेगा ना, ब्याज आपका करेंट वाले में जाएगा, क्योंकि उससे ना लायबिलिटी पैदा हो रही है ना एसेट पैदा हो रहा है। ये आपका एसेट है जो कमा के दे रहा है आपको। 10 लाख एसेट है। आया मजा? चलो, ये बातें हो गई। ठीक है, तो मैंने बोला था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में रेसिडेंट का ट्रांजैक्शन काउंट करते हैं। रेसिडेंट में यहाँ के इंडिविजुअल भी आएंगे, भारत की कंपनियां भी आएंगी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट बॉडीज़ भी आएंगी। भारत में बैठा कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एंटिटी कोई ट्रांजैक्शन करता है, उन सबको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो एक सवाल करते हैं पचाने के लिए कॉन्सेप्ट को। सवाल कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन अ फाइनेंशियल ईयर। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग सरकार का आमदनी और खर्चा लिखते हैं क्या? नहीं ना, यहां तो हम लोग ट्रांजैक्शन लिखते हैं। वो ट्रांजैक्शन जो किसी नागरिक ने किया हो, किसी रेसिडेंट ने किया हो, किसी कंपनी ने, चाहे गवर्नमेंट ने खुद किया हो, सबको लिखते हैं ना। सरकार की आमदनी और खर्चा थोड़े, ये तो फिजिकल डेफिसिट में आता है। ये तो फिजिकल डेफिसिट में आता है ना बाबू, ये बीओपी का पार्ट थोड़े है। तो आपने पहला एलिमिनेट कर दिया।
पहला एलिमिनेट करते हैं, आपने यहाँ से 1 काट दिया, सी काट दिया। सेकंड कह रहा है इट इंक्लूड बोथ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों होता है, अभी पढ़ा हमने, तो सेकंड सही है। क्या आंसर हो गया? बी, 2 ओनली। ये बेसिक क्वेश्चन हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है ना। सवाल इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, इससे ज़्यादा बढ़िया पूछेगा, चिंता मत कीजिए, अभी उसको भी करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अभी तक आपने पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। आपने पढ़ा कि करेंट अकाउंट में क्या चीज़ें होती हैं। करेंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होता है, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है, ठीक है। इसमें मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना है एक बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बात समझो। आपने कोई सामान बनाया, ध्यान से सुनना, मैं केवल सामान की बात कर रहा हूं, सर्विस की नहीं। आपने कोई सामान बनाया, कुछ सामान आपने एक्सपोर्ट किया होगा, कुछ आपने इंपोर्ट किया होगा, समझ गए। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। किसमें? सामान में, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम लोग ये देखते हैं कि हमने कितने रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया, कितने रुपए का सामान इंपोर्ट किया। एक होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस ऑफ इनविजिबल, सर इसको बैलेंस ऑफ इनविजिबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनविजिबल में हम लोग सर्विस देखते हैं। आपने कितनी सर्विस एक्सपोर्ट करी, कितने रुपए की सर्विस इंपोर्ट करी। सर्विस हो गया, जो आपका ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है ना, आपने जो ब्याज कमाया, ये सब इनविजिबल में आएगा। किस में आएगा? इनविजिबल में आएगा। जितना सामान आपने बाहर भेजा, जितना सामान आपने अंदर मंगाया, सामान सॉरी मैं कह रहा सर्विस, सर्विस मतलब इनविजिबल, जितना आपने बाहर भेजा, जितना आपने अंदर मंगाया, उसको आप माइनस कर दीजिए, ये आपका बैलेंस ऑफ इनविजिबल आएगा, ठीक है। ट्रेड में क्या आएगा सर? गुड्स, नो सर्विसेज। क्लियर बात है। तो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट में 2 पार्ट होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, समझ गए। चलो एक सवाल देखते हैं। अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि इनविजिबल्स क्या होता है, इसी बात को हम टेस्ट करेंगे, आप समझे कि नहीं समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ इनविजिबल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट होगा, है ना। करेंट अकाउंट में इनविजिबल होगा, तो इनविजिबल में क्या क्या आएगा जी? इनविजिबल में जो रिमिटेंस आ रहा है ये आएगा। सर रिमिटेंस क्या होता है? मान लो कि भारत से कोई आदमी यूएस गया है, भारत से कोई व्यक्ति यूएस गया है काम करने, वहाँ उसने जॉब किया, पैसे कमाए, उसने डॉलर भारत में भेजा। क्या किया? डॉलर उसमें भारत में भेजा, इसको हम रिमिटेंस कहते हैं, ठीक है। उस व्यक्ति ने भारत में अपने पेरेंट के पास कमाया हुआ डॉलर भेजा, इसको हम रिमिटेंस कहते हैं, ठीक है। यही काम वेस्ट एशिया में भी होगा, वहाँ जो हमारे नागरिक रह रहे हैं वो भी वहाँ से पैसा भेजेंगे भारत में, इसको रिमिटेंस कहते हैं। जो पैसा आ रहा है, क्या इससे हमारे देश पे कोई लायबिलिटी या कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? नहीं, ये तो अपने गार्जियन को भेज रहे हैं ना, ये तो अपने पेरेंट को भेज रहे हैं ना, तो ये करेंट अकाउंट में आएगा। रेमिटेंस करेंट अकाउंट का पार्ट है, चूंकि ये दिख नहीं रहा है तो ये इनविजिबल है। आप जो ट्रेड करते हैं सर्विस में, ये तो इनविजिबल हैं ही। आपको कोई गिफ्ट मिला पेटीएम पर, दीदी रहती है अमेरिका में, रक्षाबंधन का टाइम आया, उन्होंने राखी भेजी, आपने पैसा भेजा, या फिर भैया रहते हैं बाहर में, उन्होंने पैसा भेजा आपको, यहाँ से आपने राखी भेजी,
तो ये जो गिफ्ट आया पेटीएम पर, जो रिसीव हुआ आपको पैसा पेमेंट, ये भी तो करंट अकाउंट का पार्ट है और ये भी इनविजिबल है। कोई जहाज पे लद के थोड़े आ रहा है। तो ये तीनों का तीनों क्या हैं? ये इनविजिबल का पार्ट है। सो ऑल ऑफ द एबव विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी के सभी करेक्ट होंगे। तो समझे क्या होता है इनविजिबल में? इनविजिबल में क्या होता है, इतना समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं अगला टॉपिक। एक सवाल और देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कह रहा है, इनमें से कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बिल्कुल बताया मैंने, अभी बताया ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड था, बैलेंस ऑफ इनविजिबल है, दोनों है ना। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल दोनों करंट अकाउंट का पार्ट है। तो आपने 1 और 3 टिक मार दिया। 1 और 3 बी में है, 1 और 3 डी में है। मतलब मेरा आंसर ए नहीं हो सकता, मेरा आंसर सी नहीं हो सकता। अब मेरे को केवल 2 चेक करना है। फॉरेन एसेट, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? कैपिटल अकाउंट का। तो सेकंड आपने एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट करते ही आपका आंसर बी आ गया। क्लियर है? ओके, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम कर सकते थे इस तरह से भी कि अगर आपको केवल ये पता होता कि फॉरेन एसेट कैपिटल का पार्ट होता है, ध्यान सुनना, अगर आपको केवल ये पता होता कि फॉरेन एसेट कैपिटल का पार्ट होता है तो आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया होता। 2 को एलिमिनेट करते ही आपका सी खत्म, डी खत्म हो गया होता, बच गया होता 1 ओनली एंड 1 और 3 ओनली। दोनों में 1 1 है तो मेरे को बस 3 चेक करना है ना, तो 3 आपका सही होगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1 और 3। तो एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलो, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ा दिया है मैंने आपको। जितने रुपए का माल आपने एक्सपोर्ट किया उसमें से जितने रुपए का माल इंपोर्ट किया है ना उसको माइनस कर दीजिए, यही होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। हम लोग कई बार कहते हैं कि चाइना से हम ट्रेड डिफिसिट फेस कर रहे हैं, ट्रेड डिफिसिट फेस कर रहे हैं। ये क्या होता है मालिक? ट्रेड डिफिसिट का मतलब ये होता है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ठीक है ना? आपने 80 रुपये का माल एक्सपोर्ट किया, 120 रुपये का माल आपने इंपोर्ट कर लिया, कितना आ गया? 40, वो भी माइनस में। ये क्या हुआ? ये ट्रेड डिफिसिट है, ट्रेड डिफिसिट है। इतना माल हुआ प्रीलिम्स का। अब सवाल पूछेगा मेंस में आपसे इस तरह से कि इंडिया इज करेंटली फेसिंग ह्यूज ट्रेड डिफिसिट विथ रिस्पेक्ट टू चाइना। व्हाट स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन टू रिड्यूस दिस ट्रेड डिफिसिट? क्या स्टेप मेरे को लेने की ज़रूरत है इस ट्रेड डिफिसिट को कम करने के लिए? तो मोटा मोटी बात यह है कि या तो तुम वहाँ से इंपोर्ट कम कर दो या तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दो। यही कर सकते हो ना बाबू? या तो तुम चाइना का माल इंपोर्ट करना कम कर दो या तो तुम एक्सपोर्ट बढ़ा दो। क्लियर है? तुम भारत में एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाओगे? भारत से एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाओगे? जब तुम यहाँ पर माल बनाओगे सस्ता, जब यहाँ पर तुम चीप गुड्स प्रोड्यूस करो, मतलब अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कम करो। क्या करोगे तुम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करोगे। सही बात। तभी ना मेरा बनाया हुआ माल सस्ता मिलेगा चाइना में, मेरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्लियर है? या तो जो सामान तुम चाइना से मंगा रहे थे तुम भारत में ही मंगाना, मतलब बनाना चालू कर दो। तुम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो। क्या कर दो? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, चाइना से हम ढेर सारा मोबाइल फ़ोन मंगाते हैं। आप जो बोट का ईयरफोन यूज़ करते हैं चाइना का बना होता है, यहाँ पर बस आके मार्केटिंग किया जाता है।
तो जो सामान आप चाइना से मंगा रहे थे क्यों ना उसको भारत में ही बनाया जाए, तो मेरा इंपोर्ट घट जाएगा। भारत से जो टू व्हीलर गुड्स हैं, जो टू व्हीलर्स हैं, कई सारे जो सामान है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्री में, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मेरा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। ट्रेड सरप्लस क्या होता है सर? अगर मेरा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, ध्यान सुनना, ट्रेड सरप्लस क्या होता है? अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो इसको हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। तुम 120 रुपये का माल एक्सपोर्ट किए, बस 50 रुपये का माल इंपोर्ट किए, तो तुम्हारे पास 70 रुपया बच गया ना। 70 रुपये का माल तुमने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया। समझ गए? क्लियर बात है? तो ये होता है ट्रेड सरप्लस। अब इसी चीज़ को लिंक कर सकते हैं आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। कैसे मालिक? ये जो $70 का ज़्यादा एक्सपोर्ट तुमने किया है, अगर आरबीआई ने इस $70 को एब्जॉर्ब कर लिया थ्रू स्टेरलाइजेशन, तो क्या होगा? आरबीआई इस एब्जॉर्ब किए हुए डॉलर को फॉरेक्स रिजर्व में डाल सकता है। इससे क्या होगा? हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा। चाइना काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेड सरप्लस एक्सपीरियंस कर रहा है, इसीलिए चाइना का जो फॉरेक्स रिजर्व है बहुत बड़ा है। बात समझे? चलो, तो यहां पर आपने सीखा क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, और क्या होता है ट्रेड सरप्लस। एक टॉपिक मेरा यहां पर और है, करेंट अकाउंट डेफिसिट और करेंट अकाउंट सरप्लस। करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बात समझो। अगर करेंट अकाउंट में आपने ज़्यादा पैसा भेजा, कम पैसा मंगाया, तब हम कहते हैं कि हमारा करेंट अकाउंट में डेफिसिट है। मतलब कि ट्रेड, इनविजिबल सब मिला करके भारत से भेजा आपने $150, ठीक है ना, या आपने भारत के बाहर भेज दिया, और भारत में मंगा रहे हैं आप $80। किस में? करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट में। तो इसको हम कहते हैं कि वी आर फेसिंग करेंट अकाउंट डेफिसिट। व्हाट? वी आर फेसिंग करेंट अकाउंट डेफिसिट। इतना मैंने बाहर भेजा, मतलब इतना मैंने मेरा कितना डेफिसिट हो गया? मेरा डेफिसिट हो गया 1 - 80 कितना हो गया? $70 का। ये जो $70 का डेफिसिट है ना, मेरे को कहीं ना कहीं से भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये $70 का डेफिसिट भरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा का सामान मंगा लिया होगा, इंपोर्ट करा लिया होगा। तो ये जो पैसा है ये हम पे करते हैं, और अगर मेरे पास ये पैसा पे करने के लिए रिजर्व नहीं है, ध्यान सुनना, अगर मेरे पास $70 पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, देन द कंट्री विल फेस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। व्हाट? द कंट्री विल फेस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। यही क्राइसिस इंडिया फेस कर रहा था 1990s में। किसमें? 1980s में, 90s की शुरुआत में, ठीक है। उस समय हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व उतना ज़्यादा नहीं था, तो हम पैसा पे करते कैसे? इसीलिए इकॉनमी को ओपन किया गया, लिबरलाइज किया गया, भारत में एफडीआई आई, विदेशी निवेश आया, हमारे यहाँ डॉलर का इन्फ्लो आया, हमने रूपी को क्या किया? डिवेल्युएट किया, ठीक है। तब जाकर के भारत में फॉरेन करेंसी आई, हमने फॉरेक्स रिजर्व रिचार्ज किया, फिर से पे करना चालू किया। समझे? चलो, तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा मालिक? जब आप 150 के बजाय 80 का माल बाहर भेजें और ये 150 का माल अंदर लाएं, देश में लाएं, तो क्या हो जाएगा? आपका सरप्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका सरप्लस हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलो सवाल करते हैं एक, है ना, इसमें ज़्यादा मजा आएगा। Which of the following is likely to result in current account surplus in balance of payment? करंट अकाउंट पे सरप्लस कब होगा ये बताइए मेरे को।
आपको जो मैंने इतना भाषण दिया उसी को अब यूटिलाइज करना है, अप्लाई करना है। अगर आपको बाहर से रेमिटेंस ज़्यादा मिल जाए, मतलब अमेरिका में रहने वाले भैया ज़्यादा पैसा भेज दें भारत में, या फिर वेस्ट एशिया वाले हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा पैसा भेज दें, तब हो सकता है, बिल्कुल होगा। इससे क्या होगा, इंडिया में करेंट अकाउंट में इनफ्लो बढ़ेगा ना, इनफ्लो बढ़ेगा। क्लियर है? अगर आरबीआई बॉन्ड बेचे, अगर आरबीआई ग्लोबल मार्केट में बॉन्ड बेचेगा तो बॉन्ड बेच के जो पैसा आया वो कैपिटल में जाएगा ना बाबू। क्या जाएगा? वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट में थोड़े जाएगा। सर कैपिटल में क्यों जाएगा? क्योंकि कैपिटल में जा रहा है, क्योंकि बॉन्ड बेचने से हमारे ऊपर लायबिलिटी पैदा हो रही है। सर लायबिलिटी कैसे पैदा हो रही है? आपने दूसरों को बॉन्ड बेचा तो आप उस बॉन्ड पर इंटरेस्ट पे करेंगे। जब वो बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, जब वो लोग बॉन्ड को कैश कराएंगे तो आपको बॉन्ड का फेस वैल्यू पे करना पड़ेगा ना, चाहे बॉन्ड का जो पैसा आपने तय किया है पे करना पड़ेगा ना। दिस इज अ लायबिलिटी, समझे? दैट्स वाई सेल ऑफ बॉन्ड बाय आरबीआई ये कैपिटल में आएगा। आपने दूसरा एलिमिनेट कर दिया, सेकंड एलिमिनेट करते ही ए उड़ गया, यहाँ पर डी उड़ गया, तो ए खत्म, डी खत्म। ठीक है? अब एक बात ध्यान से सुनो, बी और सी, ध्यान से देखो, यहाँ पर बी और सी दोनों में 3-3 है, तो क्या मेरे को 3 चेक करने की ज़रूरत है? 3 तो पहले से ही सही हो गया ना एक तरह से, मेरे को बस 1 चेक करना है। अगर 1 सही है तो मेरा आंसर बी आएगा, अगर 1 गलत है तो मेरा आंसर सी आएगा। क्या 1 सही है? बिल्कुल सही है। अगर 1 सही है इसका मतलब क्या? मेरा आंसर बी आ गया। समझे? इसको कहते हैं लिमिटेड नॉलेज को यूज करके सवाल सॉल्व करना। ठीक बात? चलो आगे देखते हैं। आपने पढ़ लिया करेंट अकाउंट, अब आती है बारी कैपिटल अकाउंट की। आपको मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन किया कि कैपिटल अकाउंट में हम वो ट्रांजैक्शन नोट करेंगे जो कोई एसेट बना रहा हो, एसेट बना रहा हो या एसेट बिगाड़ रहा हो। ठीक है? एसेट बनाना मतलब खरीदना, ठीक है? एसेट बिगाड़ना मतलब सेल करना या लिक्विडेट करना। क्लियर है बात? बेचना या लिक्विडेट करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके दादा परदादा ने ब्रिटेन में अपना एक कोठी खरीदा था, एक फ्लैट खरीदा था, आपने उसको बेच दिया, तो आपने अपना एसेट बेच दिया ना एक तरह से। किस में आएगा? कैपिटल में आएगा। ठीक है? आपने कोई एसेट लिक्विडेट कर दिया, चाहे परचेज कर लिया, आपने कोई लायबिलिटी बना दी, चाहे बिगाड़ दी। लायबिलिटी बनाना का मतलब क्या होता है? लोन ले लिया आपने, आपने कोई लोन ले लिया, ठीक है ना? लोन लिया। लायबिलिटी बिगाड़ना का मतलब क्या होता है? आपने कोई लोन पे कर दिया। क्या किया आपने? लोन को पे कर दिया। तो ये सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में होगा। आया मजा? ठीक है? कोई भी बोरोइंग, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स में चेंज, ये सब किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। बढ़िया बात, इतना ही था इसमें। चलो सवाल देखते हैं। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है मैंने बता दिया। जैसे कि जो कैपिटल अकाउंट है ना, इस पर भी सवाल पूछ सकता है ऐसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम अंडर द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। आपको 1 2 3 4 दे देगा, पहचानने के लिए बोलेगा। सिमिलरली एक सवाल पूछ सकता है मेंस का इस तरह से, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट इंक्लूडेड विद इन करेंट एंड कैपिटल अकाउंट। अगर इस तरह का सवाल पूछे जहां पर डायग्राम बनाने का मौका मिले तो मौका छोड़ना है क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर। चलो
तो इस आंसर को लिखना है मेरे को 150 वर्ड में। 10 मार्क्स का सवाल है। कैसे फ्रेम करेंगे इसको? इंट्रो में क्या डालेंगे? इंट्रो में आप बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफाइन कर देंगे। डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट। एकदम डिमांड पे चलना है। सवाल क्या डिमांड कर रहा है, केवल उसी को फुलफिल करना है। एग्जाम हॉल में न टाइम फालतू होता है न जगह कॉपी में, ठीक है। बॉडी में क्या करेंगे, हम पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम बना के हम अलग अलग कंपोनेंट को दिखा देंगे। डायग्राम ऑफ कंपोनेंट्स। इसके बाद इन कंपोनेंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। डिस्कस द कंपोनेंट्स, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। सवाल में जितना एग्जाम्पल दोगे उतना बढ़िया। क्यों सर एग्जाम्पल क्यों देंगे? एग्जाम्पल आपके आर्गुमेंट को वैलिडेट करता है, उसको ताकत देता है। एग्जाम्पल आपके आर्गुमेंट को वैलिडेट करता है, आपके आर्गुमेंट को एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। लास्ट में इसको आप कंक्लूड कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसको लिख करके सबमिट कीजिएगा, इसको हम चेक करेंगे फिर, ठीक है। चलो, ये बातें हो गई हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, इसके करेंट अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट की। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।